Assalamu alaikum guys, I'm Rada Shahrukh and I'm a clinical psychologist and I'm practicing at Baraton Fairate Rawalpindi in a clinic and an hospital. तो ये चैनल जो है मेरा नफ्सियाती मसाइल के बारे में मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने चैनल बनाया है। सो फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल में मैं जो है डिफरेंट मेंटल हेल्थ टॉपिक्स के बारे में साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ और लोगों को आगाह करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट जो होती हैं हमारी नफ्सियाती बीमारियां या उनसे कैसे आपने डील करना है और वो क्या होती हैं, क्योंकि लोगों को इन बारे में पता नहीं होता। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आप लोग अपनी और अपने इर्द गिर्द लोगों की ذहनी सेहत कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉमन भी टॉपिक है, पर लोगों को इस बारे में आगाह नहीं होती। तो वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज हमने अपनी पॉडकास्ट में इस बारे में बात करनी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और उसकी क्या वजूहात हैं, वो क्या होता है। सो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को मूड की कैफियत आती है जो हमारी ज़हनी बीमारी में तब्दील हो सकती है। उसमें हमें डिफरेंट एपिसोड्स आती हैं जिसमें मेनिया होता है, हाइपोमेनिया होता है और हमें डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आती हैं। और स्पेशली जो मरीज होता है वो बाइपोलर वाला वो होता है मेनिया में रहता है, जिसमें आपको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप में हाइपरनेस होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आप में आ जाता है, आप में जो है यूफोरिया बहुत हो जाता है जिसमें आप हाइपर भी हो जाते हो, आप में एनर्जी बहुत आपकी इंक्रीज हो जाती है जिस वजह से आप बहुत तेज तेज बात करने लग जाते हो और सेल्फ टॉकिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। और आप में डिफरेंट और कैफियत आ जाती है जिस वजह से आपको डेली लाइफ में मुश्किलात हो रही होती हैं और लोगों को इस बारे में समझ नहीं आ रही होती। तो आज हमने अपनी पॉडकास्ट में इस बारे में बात करनी है। तो आज के जो हमारे दो स्पीकर्स हैं वो हैं अलीज़े सुल्ताना और नूर जहरा। ये दोनों जो है हमारे नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से उनका नफ्सियाती मसाइल के शोबे से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है। काफ़ी जगहों पे इन्होंने काम किया है, रिहैब सेंटर्स में भी, हॉस्पिटल में भी अभी आजकल ये काम कर रहे हैं और डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो नफ्सियाती मसाइल से डील कर रही होती हैं उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली बाइपोलर के साथ। तो हम इनको वेलकम करते हैं अपने चैनल में और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों का? वालेकुम सलाम। हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपको जैसे पता ही होगा कि हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करनी है। तो पहला क्वेश्चन आप दोनों से मैं पूछूंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया है। और वेलकम। एक्चुअली जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको हम लोग मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। और ये जो डिसऑर्डर है इसमें काफी मूड स्विंग्स होते हैं, स्लीप जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। उसके अलावा एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो एबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है टाइम टू टाइम। तो बहुत। ये डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट जो है वो सिवियर है। अगर बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। जो है वो माइल्ड एंड मॉडरेट की तरफ है तो फिर तो वो इतना उसमें सिवियरिटी या मूड स्विंग्स नहीं आते। लेकिन बिल्कुल जितना वो सिवियरिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है तो इतना ही उसमें मूड स्विंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादा। ठीक हो गया। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि लोग जो होते हैं इसको समझ नहीं रहे होते या इसको कुछ और समझ रहे होते हैं, तो आपके मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आजकल तो बहुत ज्यादा ये बढ़ है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो लोग हैं वो मतलब इस बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोग समझते बिल्कुल हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, थोड़ा सा खुश हो के थोड़ा सा सैड हो के। बिल्कुल। वो असल में बाइपोलर नहीं होता। बाइपोलर जो होता है उसमें काफी जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिव होता है और उसकी स्लीप ड्यूरेशन इवन के जस्ट 1 आवर और 2 आवर से ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल मतलब बहुत कम उसमें स्लीप ड्यूरेशन बिल्कुल। चली जाती है। उसके बाद ईटिंग की बात की जाए तो उनको खाने पीने का कोई ख्याल नहीं होता। उनको हाइजीन का कोई ख्याल नहीं होता कि उनको बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल। से खुद को अवेयर करना है इस चीज के बारे में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोनों से ही है कि इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है DSM-5 TR में, क्योंकि जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, जो हमारा डायग्नोस्टिक एक बुक होती है और भी बुक्स होती हैं हमारे डिफरेंट, पर जो हम साइकोलॉजी में मेनली यूज करते हैं वो DSM-5 होती है। आजकल TR चल रही है, तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी एक होता है, तो वो आप बताएं कि वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर चैनल। तो वेलकम। अगर हम इसकी बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि आजकल जब पेशेंट हमारे पास आते हैं
तो बिल्कुल। मोस्टली इतनी ज्यादा आजकल अवेयरनेस है थ्रू गूगल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, खुद से बिल्कुल। डायग्नोस करके आए होते हैं, जो कि बहुत एक गलत चीज है, क्योंकि तब तक हम किसी डिसऑर्डर को डायग्नोसिस नहीं दे सकते जब तक उसका डीएसएम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कि जब भी किसी डिसऑर्डर के साथ आते हैं, चाहे वो बाइपोलर हो या कोई और डिसऑर्डर हो, तो जब तक उनके अंदर जो डीएसएम के अकॉर्डिंग जो एक क्राइटेरिया है या जो सिम्टम्स उसमें बताए जाते हैं, जब तक वो कंप्लीट सिम्टम्स उनकी कंडीशन के साथ जो है वो मीट ना करे हो, तब बिल्कुल। तक हम डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक अब है। अगर हम बात करें डीएसएम के डिसऑर्डर की, और डीएसएम का क्या क्या सॉरी, अगर हम अब इस चीज की बात करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है बिल्कुल। डीएसएम के अकॉर्डिंग, तो वो ये है कि उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि उनके मूड स्विंग्स होते हैं। कॉन्स्टेंटली उनका मूड जो है वो मूड स्विंग्स हो रहते हैं, कभी उनका मूड बहुत हाई हो जाता है, कभी उनका मूड बहुत लो हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनकी हाई एनर्जी होती है, कभी हाई बिल्कुल। एनर्जी इनकी होती है, कभी एकदम से इनकी लो एनर्जी पे चले जाते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है इनकी, लैक ऑफ स्लीप होती है, इनकी स्लीप जो है बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाती है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है कि गोल को अचीव करने के लिए, कि हमने इस गोल को अचीव करना बिल्कुल। है, उसके साथ जो है वो इनका ओवर टॉकेटिव होते हैं कि बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा खामोश हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है इनके अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें इनका एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, बिल्कुल। कि बात करते करते एकदम एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव कर जाएंगे। उसके अलावा रेस्टलेसनेस होती है इनमें, और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इनका। और अगर इनके एग्रेसिव बिहेवियर की बात करें तो इनका एग्रेसिव बिहेवियर इतना इस तरह से होता है कि ये खुद को भी हार्म कर सकते हैं और दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। ये इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसमें एटलीस्ट इनका 5 सिम्टम्स जो है वो उनके मस्ट जो है वो मीट करने चाहिए, देन हम उनको जो है वो डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं बाइपोलर की। अगर इनकी हम बात करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो ड्यूरेशन जो है वो इनकी बाइपोलर डिसऑर्डर में जो इनके टाइप्स हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो किस बिल्कुल। टाइप में लाई कर रहे हैं। अगर वो बाइपोलर 1 में लाई कर रहे हैं तो उनका जो ड्यूरेशन होगा वो एटलीस्ट 1 वीक तक उनको ये सिम्टम्स जो है उनमें अकर होने चाहिए, एपिसोड अकर होनी चाहिए। अगर हम बाइपोलर 2 की बात करते हैं तो उसमें कंसेक्टिव 4 डेज तक उनमें ये जो सिम्टम्स जो है वो होने चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग साइक्लोथेमिक की बात करते हैं, जो थर्ड डिसऑर्डर जो है, उसमें एटलीस्ट जो चिल्ड्रन का है और एडोलसेंट का है उनमें 1 ईयर तक जो है वो उनमें जो है वो उनके सिम्टम्स जो है वो होने चाहिए। देन उसके बाद अगर हम डिप्रेसिव की बात करें, कि जो डिप्रेसिव एपिसोड है या जो डिप्रेसिव बाइपोलर आ जाता है, उसमें एटलीस्ट इनके 2 वीक्स तक जो है वो उनके सिम्टम्स आने चाहिए। उसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी स्टेट्स क्या हैं, इनकी स्टेट्स आ जाती है मैनिक, हाइपोमैनिक और मिक्स स्टेट आ जाती है। मैनिक में ये है कि इनकी हाई मूड ज्यादा होता है, मैनिक की एपिसोड ज्यादा होती हैं, और हाइपोमैनिक की जो एपिसोड्स होती हैं वो कम होती है। इनका मूड ज्यादातर हाई रहता है, इनकी एनर्जी हाई रहेगी, हर वक्त एक्टिव रहेंगे। बट इनका जो लो मूड है वो इनका कम होगा, इनकी हाइपोमैनिक की एपिसोड्स कम होती हैं। अगर हम हाइपोमैनिक स्टेट की बात करें तो हाइपोमैनिक स्टेट में ये है कि इनकी 1 हाइपोमैनिक की स्टेट होगी, 1 एपिसोड इनकी हाइपोमैनिक की होगी, और 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इनकी आ जाएगी। ठीक है। थर्ड स्टेट जो है वो मिक्स स्टेट है, जिसमें मैनिक और हाइपोमैनिक दोनों जो है वो एपिसोड्स में आ रही होती हैं। बट इनकी दोनों के जो है वो क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं होता, ना मैनिक का फुल क्राइटेरिया मीट हो रहा था, ना हाइपोमैनिक का फुल क्राइटेरिया मीट हो रहा था, जिसकी वजह से हम इनकी थर्ड स्टेट कहते हैं, जो कि मिक्स स्टेट होती है, जिसमें दोनों जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये वही डिप्रेसिव स्टेट भी इनकी होती है कि जिसमें हम इनको, जिनको हम कहते हैं कि जिनमें इनको हाइपोमैनिक और मैनिक की दोनों की एपिसोड्स आ रही हैं और डिप्रेसिव भी हो रहे थे, तो थर्ड स्टेज जो है वो उनकी डिप्रेसिव स्टेट और मिक्स स्टेट आ जाती है। इसके बाद अगर हम इनके स्पेसिफायर की बात करें तो इनके जो स्पेसिफायर था उसमें सबसे पहले जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स आते थे, जिसमें इनको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो उसमें इनकी जो अलावा जो अगर हम इनकी बात करें जो इनके स्पेसिफायर्स है, तो उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर विद सीजनल फीचर्स आ जाते हैं, कि एक स्पेसिफिक कोई सीजन होगा जिसमें इनके वो जो सिम्टम्स हैं वो हाई हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनमें एक बाइपोलर डिसऑर्डर विद मिक्स फीचर आ जाते हैं, जिसमें इनके मैनिक और हाइपोमैनिक दोनों के फीचर्स आ जाएंगे। फोर्थ इनकी जो स्पेसिफायर्स है वो है इनकी बाइपोलर डिसऑर्डर विद रैपिड साइक्लिंग, जिनमें इनके मूड स्विंग्स कॉन्टिन्यूसली जो है वो मल्टीपल मूड स्विंग्स इनके हो रहे होते हैं। तो ये डीएसएम का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, और इसके साथ साथ इनकी क्या स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स थी इनकी, और उनके स्पेसिफायर्स क्या हैं जिनके साथ हम उनको डायग्नोस करते हैं। तो ये डिटेल जो है वो डीएसएम की थी।
थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जिस पे मैं बात करना भी चाहूंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि एक जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं इंसान को, मुझे आप सबको होते हैं या हमारे इर्द गिर्द लोगों को होते हैं, नॉर्मल मूड स्विंग्स में बाइपोलर डिसऑर्डर या उसके मूड स्विंग्स में क्या फर्क होता है, क्योंकि लोग इसको ओवरलैपिंग टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं वो ये होता है कि आप समटाइम्स हैप्पी इवेंट्स आते हैं तो आप खुशी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई सैड मोमेंट आ गया तो आप सैड हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बाइपोलर पेशेंट की बात की जाए तो वो किसी भी उनका माइंड किसी भी तरफ चला जाता है कि हमें ये काम करना है या स्पेसिफिक ये चीज चाहिए हमें, और फिर वहां से उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होता। और अगर वो चीज उनको आगे से कोई आर्गुमेंट करेगा या कुछ भी करेगा तो उनका मूड इतना ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा उस चीज पे अग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। समटाइम्स उनका मूड जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, समटाइम्स उनका मूड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके मूड जो है वो हाइपर एंड लो की तरफ जाते हैं। ओके। लेकिन जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं, उनमें ये होता है कि आपका नॉर्मल मूड खराब होता है, कि समटाइम्स आपको फील होता है कि मेरा मूड ऑफ है, या आप सैड फील करना स्टार्ट कर देते हैं, या समटाइम्स आप हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मूड नॉर्मल मूड में और बाइपोलर मूड। और ये भी हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि ये एक हमारी मेंटल कंडीशन है। नॉर्मल मूड स्विंग्स तो एक इंसान को हो रहे होते हैं या उसको मतलब कि एक उसकी इमोशनल स्टेट होती है, ये हमें लोगों को बताना है कि वो बंदा, उसकी ये आदत नहीं है, या लोग समझ रहे होते हैं कि उसकी आदत है या वो गुस्सा जान के कर रहा है। ये लोगों को हमें अवेयर करना होता है कि उसकी एक मेंटल कंडीशन है, जिसको मेडिकल रीजंस भी हैं, बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं और साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं। तो उसको हमें सेपरेट रखना है मूड स्विंग से। तो ये हमें टर्म इंटरचेंजली यूज बाइपोलर इज करनी। टोटली डिफरेंट मूड स्विंग्स। बिल्कुल, आपने सही बताया। अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है कि कोई बीमारियां हमारी किस उम्र में होती हैं, डिफरेंट बीमारियां जो होती हैं चाहे मेडिकल हो, तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है कब हमें, ये कौन सी एज में कॉमन है या कब ये स्टार्ट हो सकता है और कौन सी एज में ज्यादा कॉमन है? बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर बात करें कि कौन सी एज है जिसमें ये इसकी रेंज ज्यादा हो रही है, तो वो है 18 to 25 की जो एज है। 18 to 25 की जो एज रेंज आती है, इसमें बाइपोलर की अक्रंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसकी डिफरेंट रीजंस है। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आप इम्पल्सिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी इमोशन जो है, इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। आप टीन एज से अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, बिल्कुल। आपकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती हैं, आपकी डिफरेंट स्ट्रेसर्स होते हैं, आपकी स्टडीज को लेके, आपकी जॉब को लेके। कि मोस्टली इसमें वो फेज आता है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है या आपकी डिग्री बिल्कुल। कंप्लीट हो रही है, तो इसके बाद क्या करना है। उसके अलावा रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो रहे होते हैं, रिलेशनशिप का जो एक स्ट्रेस होता है, वो सारी जो है वो इस एज पे पीक पर होती हैं। सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने का जो प्रेशर होता है, तो वो बिल्कुल। सारी चीजें इस एज में ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो है उनके मूड स्विंग्स, और फिर मूड स्विंग से आस्ते आस्ते करते करते स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल। वो इस बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो मजीद इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एज जो होती है 18 to 25 की जो एज रेंज होती है, इसमें जो है बिल्कुल। वो बाइपोलर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है आप दोनों से यह है कि इसकी जो है कॉजेज क्या होती हैं, वजूहात, मतलब मेडिकल होती हैं या साइकोलॉजिकल या जो भी डिफरेंट वजूहात होती हैं, क्योंकि हमें बीमारी की वजूहात भी देखनी है ना कि किस वजह से ये बीमारी बढ़ी है या एक बंदे को हो सकती है, तो इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं आप लोगों की नजर में? ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बात की कि 18 to 25 में डिफरेंट स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल। जो है ये अकर हो रहा होता है। तो सेम इसके अगर हम कॉजेज की बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं, तो उसमें इसके डिफरेंट कॉजेज आ जाते हैं, जिसमें अगर सबसे मेन अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, कि जो ओके। फैमिली हिस्ट्री में अगर रन कर रहा है ऑलरेडी, पहले किसी को बाइपोलर था, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको बाइपोलर हो जाए। सेकंड, अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, कि जो किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन आ जाती है आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स में, या आपके जो बिल्कुल। ब्रेन की फंक्शनिंग है, तो जैसे डोपामाइन हो गया या उसके सेरोटोनिन वगैरह हो गया, तो बिल्कुल। इनमें अगर किसी तरह की डिस्ट्रप्शन आ जाती है, तो आपके मूड स्विंग या मूड डिसऑर्डर जो है वो उसकी तरफ चांसेस आते हैं। तो जो एक ब्रेन फंक्शनिंग है या ब्रेन का जो बिल्कुल। स्ट्रक्चर है, उसमें अगर साइज या कुछ स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो भी इसकी एक कॉज हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, कि अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम जो एक फेज होता है, उसमें जो आपकी इम्बैलेंस हो रही होती है हार्मोनल, उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। और लास्ट अगर हम बात करें, जो कि एक कॉमन कॉज है, वो है कि लाइफ स्ट्रेसर्स।
कि लाइफ बिल्कुल की क्या स्ट्रेस है, स्पेशली कोई किसी किस्म का कोई ट्रॉमा, कोई इंसिडेंट ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, लॉस ऑफ लव वन, या उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में, कोई अब्यूज या ड्रग अल्कोहल या इस तरह की जो स्ट्रेसर्स हैं, अगर वो हैं तो वो भी इसकी कॉजेज का एक अहम कॉज है। तो ये बिल्कुल। कुछ कॉजेज हैं जो कि इसके फैक्टर्स को जो है, जो इसके अक्रंस को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मेरा भी एक जानने वाला है रिलेटिव ही, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो उसका यही हुआ था कि उसके फादर की डेथ हुई, तो उसको वहां से मूड इश्यू स्टार्ट हुए। तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि स्पेशली कभी कभी हमारे लाइफ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं, लॉस ऑफ लव वन हो, तो उस वजह से हमारे मेंटल इश्यूज या बाइपोलर भी हमारे मैनिफेस्ट ट्रिगर हो सकते हैं। तो मेरा देखो नेक्स्ट। लाइफ जी बिल्कुल, बोलिए आप। बिल्कुल लाइफ स्ट्रेसेस में बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप का स्ट्रेस स्ट्रेस आ जाता है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट स्पेशली बिल्कुल एकदम से आपकी लाइफ में हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं कि उसका स्ट्रेस। तो ये लाइफ बिल्कुल स्ट्रेसेस जो है वो एग्जाम का एक स्ट्रेस कॉमन है आज लोग के। बहुत ज्यादा लेते हैं। कुछ लोग एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल वो जो डिप्रेशन है या वो जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट होके बाइपोलर में बिल्कुल, ट्रांसफर हो ये जाता है। हमें होता है, ये अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सवाल है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मेंटल इलनेस है, हमारी दिनी बीमारियां होती है, वो हमारी डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट को हमारे मतलब के अफेक्ट करती हैं। तो आप बताना चाहेंगे, आप दोनों में से कोई भी बताना चाहे, या आप दोनों के बाइपोलर जो है डिसऑर्डर है, किसी को है, तो वो उसके डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा, स्पेशली उसके ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को दूसरों के साथ। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जिधर वो जॉब्स करते हैं वो वहाँ पे लोग उनको बियर नहीं करते। वो बिल्कुल जस्ट इस वजह से कि उनके मूड स्विंग्स की वजह से, कि उनका मूड बहुत खराब होता है, वो किसी टाइम भी उनके अंदर एग्रेसिव इश्यूज आ जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं, या वो बिल्कुल दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन और लोग इस वजह से भी उनसे उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, लेकिन वो उनकी इलनेस को नहीं समझ रहे होते कि बिल्कुल वो बाइपोलर के पेशेंट हैं और उनके साथ ये इश्यूज हैं। और बाइपोलर का पेशेंट अगर की शादी, बहुत से इश्यूज ऐसे मेरे पास आए हैं जिनके बिल्कुल पेरेंट्स कहते हैं कि बाइपोलर के पेशेंट की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसमें मैं ये भी ऐड थोड़ा सा करना चाहूंगी कि बाइपोलर की पेशेंट की शादी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो पेशेंट कितना स्वेयर है, बिल्कुल कितना जो है नॉर्मल है, कितना माइल्ड है, मॉडरेट है। तो उसमें पेशेंट की हम लोग कंडीशन पहले तो देखते हैं कि बिल्कुल पेशेंट कितनी सिवियरिटी में है। अगर सिवियरिटी में है तो उसको पहले थोड़ा सा नॉर्मल किया जाएगा, देन उसकी शादी हो सकती है। उसकी पार्टनर को इस चीज के बारे में अवेयर होना बिल्कुल बहुत जरूरी है कि वो बाइपोलर का पेशेंट है, उसको किस तरीके से डील करना है, उसके साथ लाइफ को कैसे गुजारना है, और किस तरीके से उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके चलना है, ताकि जो है वो डाइवोर्स की रेशियो उसमें कम हो सके। बिल्कुल। आपने जो ये शादी की बात की, उससे मैंने एक ओपीडी में केस देखा था, उसमें एक सवेयर था बंदा, और उसके घर वालों को वो खुद कहता था कि मैंने शादी करनी है। तो फिर उसकी जब 2 दफा शादी कराई, तो दोनों बीवियां उसकी समझ लो छोड़ के चली गई उसको, इसी वजह से कि ही इज अ मेंटल पेशेंट। तो आपने बात बिल्कुल सही की कि आपको उसको पहले, एक तो पार्टनर को भी अवेयर करो, उससे पहले उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करो, क्योंकि आप शादी जब कर रहे होते हो, तो आप दूसरी लड़की को भी ला रहे हो, या अगर फीमेल है तो मेल भी आपके साथ कर रहे हो, तो दोनों इम्पैक्ट होंगे एक ही मेंटल हेल्थ की वजह से। तो लेकिन इसलिए उसमें दोनों दो को साथ कंडीशंस रहना आ होता है, तो आप लोग इलाज भी करवाओ। शादी ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पर ये नहीं कि आप इलाज ना करवाओ तो आप बिल्कुल शादी कर लो। बिल्कुल, लेकिन उसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी। हम देखेंगे कि पहले पेशेंट कितना स्वेयर है। अगर बिल्कुल स्वेयर है तो फिर तो उसकी शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल उसको रिलेशनशिप में नहीं लेके जा सकते। लेकिन बिल्कुल अगर वो नॉर्मल है, थोड़े से बाइपोलर के सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, तो फिर उसको मैरिड लाइफ की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट बिल्कुल लेके चलना बहुत जरूरी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, इसी से मिलता जुलता है कि इसके बारे में, बाइपोलर के बारे में अवेयर करना या साइको एजुकेट करना फैमिली मेंबर्स को कितना इंपॉर्टेंट है, जो इमीडिएट फैमिली है या उनके रिलेटिव्स को भी साइको एजुकेट कैसे किया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें और कैसे पेशेंट को लेके उसके साथ डील करें चलें। है। ठीक है। एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये एक मेंटल कंडीशन है। बिल्कुल जो पेशेंट है वो मेंटल इलनेस का इलनेस है उसको। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या स्पेशली पेरेंट्स होते हैं,
वो तंग आने लग जाते हैं, उनको ताने देने लग जाते हैं, उनकी बात पे रिएक्ट करने लग जाते हैं, आगे से उनसे अग्रेसिव होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बहुत ट्रिक के साथ जो है वो डील करना पड़ता है, बिल्कुल उनको हैंडल करना पड़ता है, उनके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो इलनेस और ज्यादा सिवियरिटी की तरफ जा सकती है। तो फैमिली मेंबर को इस चीज के बारे में अवेयर करना और उनको इस कंडीशन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और मैंने समटाइम बहुत से पेशेंट्स ऐसे ओपीडी में भी देखे हैं कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। इवन के आगे से अग्रेसिव होते हैं और कुछ लोग तो मार भी उनको दे आगे से देते हैं उनको। बैड बिहेव करते हैं उनके। तो इसका ये भी एक है कि इलनेस किसी को कुछ भी हो सकती है, किसी टाइम भी अल्लाह की तरफ से बीमारियां आती हैं, तो अल्लाह ही शिफा देता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी इलनेस को देख के जो है वो उनके साथ बैड बिहेव किया जाए। बिल्कुल। और एक ये भी है कि अगर फैमिली मेंबर सपोर्टिव होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं आपको ताने दे देते हैं कि आपका बच्चा बदतमीज है या इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो बहुत ज्यादा आपकी पेशेंट को ट्रिगर कर देते हैं। तो उस लिहाज से और आप जो कहना लोग चाहिए। हैं तो खैर नहीं पता उनकी इलनेस के बारे में कि वो बाइपोलर के पेशेंट हैं, जाहिर सी बात है जब लोगों के सामने वो मिसबिहेव करेंगे तो लोग आगे से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता कि वो बाइपोलर का पेशेंट है। बिल्कुल। लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं ये बहुत मैटर करता ठीक हो गया। अब जो है कि हमें कोई भी मेंटल इलनेस हो, चाहे बाइपोलर हो, स्पेशल बाइपोलर की बात करें, तो एक सोशल स्टिग्मा भी हमारे साथ लग जाता है, चाहे हम ट्रीटमेंट ले रहे हो ना ले रहे हो। लोगों में उठता बैठता है, उस बंदे को भी स्टिग्मा हो जाता है, जिस वजह से वो सोशलाइजेशन अपनी खत्म कर देता है, या घर वाले अवॉइड कर रहे होते हैं कि इसको ना लेकर जाओ, कोई इशू ना हो जाए या कोई ऐसा सीन क्रिएट ना हो जाए, या कभी कभी लोग भी कह रहे होते हैं कि हमारे फंक्शन में ना लाओ हमारी इस तरह, या बंदे को खुद भी पेशेंट को हो रहा होता है कि एक स्टिग्मा उसके साथ लग रहा है या वो जाना नहीं चाह रहा, या वैसे सोसाइटी ओवरऑल सिग्मा एक डाल देती है मेंटल हेल्थ और बाइपोलर के भी पेशेंट्स को। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप दोनों में से कोई? इसमें सबसे पहले ही है कि नॉर्मली जब पेशेंट आ रहे होते हैं, जैसे ओपीडी में आ गए या पेशेंट सेशंस के लिए आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो आके यही बात करते हैं कि हम साइको नहीं है, हमें बिल्कुल कोई मेंटल कोई ऐसी चीज नहीं है। जिससे ये पता चलता है कि उनमें एक फेयर है, और कुछ जो बिल्कुल पेशेंट आने के बाद एक सेशन लेके फिर छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो इतने इतने साल तक साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टिग्मा के डर से कि लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल कहीं नहीं हमें रहते। पागल ना कहा जाए, हम पागल नहीं है, वो इन फेयर्स और इन स्टिग्मा से बचने के लिए जो है वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, और उनकी सिचुएशन जो है वो वर्स हो बिल्कुल जाती है। सेम यही है कि बाइपोलर की डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ भी, कि उनके साथ भी एक स्टिग्मा लग जाता है कि ये बाइपोलर है, ये एग्रेसिव है, ये बदतमीज है। तो वो इन स्टिग्मा से बचने के लिए या तो पेरेंट्स ही उनको लेके नहीं जाते, और अगर चिल्ड्रन इतना अवेयर है कि उसको इतना आइडिया है कि हाँ भाई मेरे साथ एक ये स्टिग्मा लग जाएगा, तो वो खुद भी अवॉइड करते हैं। बिल्कुल लेकिन इस स्टिग्मा से कोप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस फेयर से निकलेंगे नहीं कि एक स्टिग्मा हमारे साथ लग जाए, तब तक आप खुद को या अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकेंगे। कैसे कोप किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी है कि उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, उनको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए कि ये एक नत है। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उनको एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, उनको बिल्कुल अवेयर किया जाए, उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेके आया जाए कि ये एक स्टेट है, ये कंडीशन है जिसको आप कोप कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो लाइलाज है या जिसका कोई इलाज नहीं है, या एक ये कभी जो है वो आप इससे निकल नहीं सकते, इसको क्योर किया जा सकता है। ओके। उसके अलावा जो है वो उनको डिफरेंट काउंसलिंग, डिफरेंट सेशन के थ्रू, साइको एजुकेशन के थ्रू जो है वो उनके अंदर एक अवेयरनेस लाई जा सकती है। इसके अलावा जो बेस्ट एक चीज है वो है ग्रुप थेरेपी, जिसमें जो उनके जैसे जो और लोग हैं जो ऑलरेडी इससे सफर करें, उनके साथ जब वो मिलते हैं, उनका एक कनेक्शन एक बिल्कुल बिल्ड होता है, एक सोशल एक कनेक्शन बनता है उनका, वो जो एक उनमें एक सोशल आइसोलेशन आ रही हो तो उससे भी वो निकल आते हैं। तो वो उसके थ्रू ये होता है कि उनको पता चलता है कि ऑलरेडी लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, कुछ उनमें से जो इम्प्रूव हो चुके हैं। तो इसके लिए थेरेपीज और स्पेशली जो सेशंस हैं, अवेयरनेस है, उसके साथ साथ उनके अंदर एक डेवलपिंग रेजिलियंस भी बहुत जरूरी है, कि वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर आए कि यस ये बिल्कुल। हमारी एक स्टेट है। क्योंकि जब तक उनके अंदर वो एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, एसेंस नहीं तब आएगी। तक जो है वो इस चीज से भागते ही रहेंगे कि नहीं ये हमारे साथ नहीं है, या हम इसको डील नहीं करेंगे, या हम इसके लिए नहीं जाएंगे। उसके अलावा सेल्फ कंपैशन एक कि अपने साथ जो है वो एक काइंड हो जाए अपने साथ, अपने आप को मोस्टली ये होता है कि अपने आप को
गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ ब्लेमिंग इस शुरू हो उन जाए। सब चीजों के लिए जरूरी है कि एक तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाए, वैलिडेशन आ जाए कि अपने इमोशन को, अपनी कंडीशन को एक्नॉलेज किया जाए, बिल्कुल। अवेयर किया जाए उनको। स्पेशली जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं, जो मोस्टली कह रहे होते हैं कि तुम तो साइको हो या ये हो, तो उनको भी एजुकेट किया जाए, क्योंकि वहीं से उनके अंदर वो फियर आना शुरू होता है और फिर वो एक स्टिग्मा का, एक उनके अंदर वो डर आ जाता है। तो आई थिंक ये एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू जो है बिल्कुल। वो इसको, इससे कोप किया जा सकता बहुत अच्छी बात की आपने, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए फैमिली मेंबर्स को भी, पेशेंट को भी, और इर्द गिर्द के लोगों के भी। नेक्स्ट सवाल मेरा इससे ही मिलता जुलता है, और यही आपने काफी चीजें बता दी हैं कि साइकोलॉजिस्ट किस तरह बाइपोलर को ट्रीट करें, क्योंकि लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि ये जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर टाइप डिसऑर्डर्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेडिकेशन पे रहेंगे या इनको रिहैब में डाल दो। तो आप लोगों के मतलब साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करेगा इसको ट्रीट करने में, या अगर पेशेंट आए तो उसको मैनेज करने में, या वो यूजफुल है भी कि नहीं साइकोलॉजिस्ट के लिए ट्रीट करना? इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट थेरेपीज को यूज किया जाता है। इनके एंगर मैनेजमेंट प्लान टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, बिल्कुल। जिसमें इनके को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा इनको डीप ब्रीथिंग प्रोसेस बताया जाता है, जिससे ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिससे इनको बताया जाता है कि किस तरीके से आप रिलैक्स रह सकते हैं। उसके अलावा अगर थेरेपी की बात करें तो उसमें सीबीटी, आरईबीटी ये जो हैं बिल्कुल। दिए जाते हैं, जिससे जो है वो पेशेंट काफी इम्प्रूव करता है। और जिस तरह आपने बात की कि आपका भी एक पेशेंट था जो कि बिल्कुल। एक ट्रॉमा से गुजरा, जिसके बाद उसको बाइपोलर हुआ। तो हम बिल्कुल। इसमें ये भी चीज देखते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रॉमा है या उस चीज को, ताकि हम हील कर सकें। जब तक वो बिल्कुल। हील नहीं होगा तो एंगर ट्रॉमा, इश्यूज के ग्रीफ, अंदर या वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक बात अहम मैं करने लगा हूं कि हर डिसऑर्डर के कोई ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, या उस तरह का कोई ऐसा होता है जिस वजह से उसकी एपिसोड, स्पेशली बाइपोलर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में देखें कि कोई ऐसे इवेंट्स या ट्रिगर्स होते हैं जिस वजह से उसका, जो बंदे का होता है कि वो एपिसोड, अगर आप मेनिक ले लो, वो आपकी ट्रिगर हो जाती है। तो वो कौन कौन से ट्रिगर्स होंगे जिनको हमें केटर करना पड़ेगा या उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब वो आपकी एपिसोड स्पेशली मेनिया या बाइपोलर की ट्रिगर हो जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, और किन किन वजह से ट्रिगर हो सकती है? कि अगर हम इनके ट्रिगर्स की बात करें कि इनकी क्या वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं या क्या वो ट्रिगर्स हैं जो इनकी एपिसोड को ट्रिगर कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनमें जो आ जाता है वो एक लाइफ स्ट्रेसर्स आ जाते हैं कि उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बिल्कुल। उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको बार बार जो है वो किसी किसी कम टोंट कर रहे हैं या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कि वो अपनी उससे जो ऑलरेडी डील जो है वो उससे डील कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अपनी सिचुएशन पे ऐसे लड़ रहे होते हैं। तो वो जब ऐसी एक बिल्कुल। सिचुएशन आती है, स्पेशली जो आपके क्लोज वाला है, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक ट्रिगर है जो कि आपकी कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है, वर्स कर सकता है। वही जो आपके सराउंडिंग में पीपल हैं, अगर वही आपसे अच्छे से आपको डील करें, आपको लेके चल रहे हैं, तो आपकी ही सिचुएशन बहुत जल्दी जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं उस चीज को करें, वो ट्रिगर्स उनके बार बार उनको एक ट्रिगर मिल रहे, तो उनकी यही कंडीशन जो है वो वर्स हो सकती है। उसके अलावा अगर कुछ और ट्रिगर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है कि उनकी स्लीप कैसी है, बिल्कुल। उनकी जो डाइट कैसी है, वो भी इनके मेन ट्रिगर में आ रहे हैं। उसके अलावा मेडिकेशन पे अगर है तो क्या वो मेडिकेशन को सही से ले रहे हैं, अगर वो मेडिकेशन सही से नहीं ले रहे तो वो भी बिल्कुल। एक ट्रिगर है कि वो उनकी सिचुएशन को जो है वो अगेन ट्रिगर कर सकते हैं, उनकी एपिसोड को जो अगेन लेके आ सकता है। उसके अलावा सीजनल की अगर हम बात करें तो सीजनल भी एक ट्रिगर के तौर पे आता है कि कोई एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिनमें उनके जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि इन ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं उनको, जो उनकी एपिसोड्स को जो ट्रिगर कर सकते हैं। अगर इनको डील कर लिया जाए तो काफी हद तक जो है वो उनके इश्यूज को और उनको मैनेज किया जा सकता इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत अच्छी आपने बात की। कभी कभी ये भी होता है कि आपके ट्रिगर्स वो ट्रिगर्स में ही काउंट होगा, क्योंकि जैसे आपका पेशेंट नॉर्मल है, किसी और ने कुछ ऐसे रिएक्ट कर दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि अगर कोई बंदा कहीं गया, किसी ने हंसी मजाक कर लिया, किसी ने डांट दिया, तो एक एपिसोड ट्रिगर हो जाती है। मैंने ये देखा भी हुआ है पेशेंट में। तो बस उसके बारे में क्या बोला। होगा कि लोग कैसे रिएक्ट करें, या हम लोगों को साइको एजुकेशन कैसे करें कि इन ट्रिगर्स पे वो भी ध्यान दें, और किस तरह उसको क्लाइंट भी ना ट्रिगर हो और कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट ना हो?
बहुत जरूरी है कि जहाँ पे पेशेंट की सेशंस हो रहे थे, यहाँ पे पेशेंट की थेरेपी और काउंसलिंग सेशन चल रहे होते हैं, वहाँ पे फैमिली थेरेपी को भी ऐड किया जाए, कि फैमिली को बिल्कुल भी एजुकेट किया जाए, फैमिली को भी जो स्पेशली जो उनकी टेक केयर्स होते हैं, जो उनका ख्याल रखते होते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको स्पेशली इस चीज के लिए साइको एजुकेट किया जाए कि अगर आप इनको कहीं बाहर लेके जा रहे हैं या फैमिली में अगर कोई आ रहा है, तो आपने उनको कैसे जो है वो एक्सप्लेन करना है चीजों को लेके, आपने उनको बिल्कुल कैसे बताना है कि उनको कैसे मैनेज करना है। तो वो एक आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के साथ साथ जो उसके जो फैमिली है उनको भी जो है वो सेशन जो है वो दिए जाएं, वो भी जो है वो इनमें इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि ट्रीटमेंट से ही आप ले लो, कि आजकल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस बहुत यूज हो रही है बाइपोलर पेशेंट के साथ भी, उनकी फैमिली या डिफरेंट मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ, तो ये कितनी आपको लगता है कि यूजफुल होगी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यूजफुल है, कुछ लोग कहते हैं नॉट यूजफुल। तो आप लोग माहिर नफ्सियात हैं, आप लोग काम भी बाइपोलर पेशेंट्स के साथ करें, तो उनके लिए कितनी ये यूजफुल हो सकती है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस टेक्निक जो है वो स्पेसिफिकली सीबीटी की ही एक टेक्निक है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, ना सिर्फ बाइपोलर के डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए, उसके अलावा भी जैसे एग्जाइटी के पेशेंट होंगे, उसके अलावा अगर आप कह सकें डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हैं, तो उन सब के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और बाइपोलर के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाइपोलर के पेशेंट के लिए इस तरह से कि जब उन पे कोई एपिसोड अकर हो रही होती है, या उनका मूड बहुत ज्यादा हाई हुआ है या मूड बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो माइंडफुलनेस के थ्रू उनको जो है वो रिलैक्स किया जा सकता है, उनको अगेन प्रेजेंट मोमेंट लेके आया जा सकता है। माइंडफुलनेस का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि उनको द प्रेजेंट मोमेंट में लेके आया जा सके। बिल्कुल उस प्रेजेंट मोमेंट में जब वो आ जाते हैं, तो उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा वो हाई होते हैं, या बहुत ज्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको प्रेजेंट मोमेंट में लाना बहुत जरूरी है, वो थ्रू माइंडफुलनेस टेक्निक से थ्रू किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें कि माइंडफुलनेस में क्या टेक्निक या उसमें क्या हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें माइंडफुलनेस में डिफरेंट टेक्निक्स आ गया, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है पेशेंट, बाइपोलर के पेशेंट मोस्टली एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं कि वो अपने आप को काम डाउन नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में हम उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाते हैं, जिसमें बिल्कुल हम डीप ब्रीथिंग होगी या डीप ब्रीथिंग विथ थ्री 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 टेक्निक्स होगी, उसके थ्रू हम उनको रिलैक्स कर देते हैं। पीएमआरटी के थ्रू हम उनको कर सकते हैं कि हम उनको रिलैक्सेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है माइंडफुलनेस में, ग्राउंडिंग टेक्निक आ जाती है। ग्राउंडिंग टेक्निक में ग्राउंडेड। बेसिकली हम 5 4 3 2 1 टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि उनका फॉर फ्यू मिनट्स के लिए उनकी अटेंशन एंजाइटी कम हो जाए। उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वो किसी से अग्रेसिव हो रहे हैं या उनकी कोई एक ट्रिगर एकदम से किसी चीज ने किया, तो हम उसको माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग के थ्रू जो है वो कुछ टाइम के लिए उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में भी आ जाते हैं, और उनका वो जो बिहेवियर होता है वो काम हो जाता है, और वो काम डाउन हो जाते हैं। तो माइंडफुलनेस एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और हम बाकी डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं, ताकि पेशेंट को एट द मोमेंट विदाउट जजमेंटल उसको उस मोमेंट में लेके आ जा सके, ताकि बिल्कुल वो अपनी फीलिंग को जो है वो वैलिडेट कर सके और वो रिलैक्स हो सके, और उसमें एक एक्सेप्टेंस आए, ताकि उसके बिहेवियर को काम डाउन किया जा सके। बिल्कुल। बहुत आपने अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बाइपोलर पेशेंट के साथ रहना किस तरह होता है, कि उसकी फैमिली को क्या मुश्किलात आ सकती हैं, या एक पेशेंट जो बाइपोलर का है, चाहे आपका स्पाउस है चाहे आपका फैमिली मेंबर है, उसके साथ रहना किस तरह होता है, क्या क्या हो सकता है, और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या रहना किस तरह का होता है? अच्छा, बाइपोलर का पेशेंट समटाइम्स अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स हाइपर हो जाता है, अग्रेसिव बिहेवियर करना बिल्कुल स्टार्ट कर देता है। और अगर उनके आगे से आप आर्गुमेंट्स वगैरह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर बिल्कुल देते हैं, हाइपर। गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका यही एक ट्रीटमेंट है कि उनको आगे से जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, आगे से रिएक्ट ना किया जाए, बल्कि उनकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया जाए, ताकि वो आगे से इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि जिस जगह पे वो काम करते हैं या उनके लाइफ पार्टनर है, उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि वो किस बात को, बाइपोलर का पेशेंट वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे जिद कर सकता है कि अगर मुझे चीज चाहिए तो चाहिए। तो चाहिए। अगर आप आगे से उसको आर्गुमेंट करेंगे या वो नहीं मानेंगे, तो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को जो है वो खराब करेगा और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया।
और मतलब आपने ये कहा कि उसको इस ट्रिक से डील कर आपको मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा अलीजा कि आपने बताया कि आप ओपीडी में डील करती हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस उसका शेयर करना चाहें कि वहां पे आपके पेशेंट किस तरह के मतलब आते हैं, आप कैसे उनको काम डाउन कर लेती हैं या हाइपर स्टेट से मेनिया से ठीक है। निकाल लेती हैं या मैनेज कर जिस लेती तरह मेरी एक बाइपोलर की पेशेंट आती हैं, वो मेरी फॉलो अप ही हैं, तो वो कहती हैं कि उनको अपनी बहन से बड़ा इशू है। हैं? वो ओके। हर टाइम के मैं मुझे अपनी बहन बहन को मारना है, मैं उनको मारना चाहती हूँ, या वो घर में रहेंगी या मैं घर में रहूंगी, वो बहुत ओके। ज्यादा इस चीज को डिस्कस करती हैं। तो उनको मैं यही ट्रीटमेंट देती हूँ कि अब अगर आगे से उनको आप कहेंगे ना कि नहीं आप उन्हीं के साथ रहोगे या इनको थोड़ा सा कूप करने की कोशिश करेंगे, तो एकदम से आप आगे से अग्रेसिव हो जाएंगे या हाइपर हो जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट यही देते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है आप अपने रूम में रहें और आप उनके सामने ना जाएं, और उनकी बहन को ट्रीटमेंट ये देते हैं कि आप भी कोशिश करें कि उनके सामने कम जाया करें और आप अलग रहें, उनको अलग रहने दें। इवन कि वो इतनी सिवियरिटी पे चली गई थी कि वो अपना घर छोड़ के मदरसे में चली गई, और वहां पे उनको जो है वो फिर अब्यूज किया गया डिफरेंट तरीके से। और फिर वो दोबारा से उनको घर लेकर आया गया कि जाहिर सी बात है वहां पे वो खुश नहीं थी, लेकिन वो घर में अपनी बहन को किसी भी कंडीशन में वो बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। वो ठीक। कहती हैं कि नहीं, अगर बहन होगी तो उस जगह पे मैं नहीं होंगी, अगर मैं होंगी तो फिर बहन नहीं होगी। और इवन के वो इसलिए वो कहती हैं कि वैसे तो मैं शादी ना करूं, लेकिन इस वजह से मैं शादी करने के लिए भी रेडी रेडी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन के साथ नहीं रहना। बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने बात की कि आपको एक उनको ट्रिक से हैंडल करना होता है कि जो वो स्टेट में उस वक्त रिएक्ट ना करें, क्योंकि लोग यही होता है कि अगर कोई बाइपोलर पेशेंट मेनिया स्टेट में या वैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई मेंटल पेशेंट, तो आगे से जो रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर भी हो तो वो रिएक्ट आगे से या उसका साल लड़ाई झगड़ा या मुकाबला शुरू कर देते हैं, तो वो और स्टेट जो होती है वर्सन हो जाती है। तो इसी से मेरा एक नेक्स्ट सवाल है कि कैसी जो एक मेंटल पेशेंट है बाइपोलर का डिसऑर्डर जिसको है या उसमें सिम्टम्स हैं, तो उसमें ऐसी क्या लाइफ चेंजेस या क्या सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज वो खुद ले सकता है या उसके इर्द गिर्द लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं एक बैलेंस और नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए? अच्छा, आप। अगर हम इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस की और अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो ड्यूरिंग सेशन उनको इस चीज के बारे में कहा जाता है और उनको ये काउंसलिंग दी जाती है वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें जो कि उनकी उनके लिए बेटर हो और उनकी कंडीशन को मैनेज कर सके। सबसे पहले उनमें उनको ये कहा जाता है कि एक डेवलप कंसिस्टेंट रूटीन अपना बनाएं, कि अपनी रूटीन को कंसिस्टेंट रख लें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपकी रूटीन कुछ हो रहा है, एक दिन आपकी रूटीन कुछ हो रहा है, तो वो आप अपनी रूटीन फिक्स कर लें। उसके साथ साथ आपकी जो बिल्कुल। एक रेगुलर जो एक आपकी एक स्लीप है, आप उसको एक आप अपना टाइम फिक्स कर लें। एटलीस्ट जो बाइपोलर के जो पेशेंट होते हैं उनकी स्लीप जो ड्यूरेशन था बहुत कम तो हो काम जाता हो है। जाता है। बिल्कुल। आई थिंक कि जो स्लीप पैटर्न है उनका स्लीप ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम होता है। मैंने के अगर पेशेंट है तो उनकी जो 3 आवर या 2 आवर उनकी स्लीप होती बिल्कुल। है, तो उसमें लाजमी है कि वो अपना एक स्लीप का एक फिक्स टाइम रखें, अपनी स्लीप रूटीन जो है उसको कंसिस्टेंट रखें। उसके साथ साथ उनकी जो डेली रूटीन है उसको जो है वो कंसिस्टेंट रखें। उसके लिए उनको बिहेवियर एक्टिवेशन जो है चार्ट दिया जाता है कि आपने इसको बिल्कुल। फॉलो करना है ताकि आपकी एक रूटीन एक लाइफ रूटीन में बनी रहे। डिसिप्लिन आ सके। उसके अलावा जो है वो उनकी डाइट पे जो है वो अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो अगर अल्कोहल या सब्सटेंस है उससे अवॉइड कर सकते हैं। किसी हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैनिक या ओवर एनर्जेटिक है तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं जिसमें उनकी एनर्जी जो है वो वहां पे रिड्यूस हो सके। नेगेटिवली उसको रिड्यूस होने के बजाय वो एक पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को रिड्यूस करें। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, उसके अलावा जो उनको रिलैक्सेशन टेक्निक या माइंडफुलनेस टेक्निक जो उनको बताई जाती हैं उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को किसी किस्म का जो है वो ब्लेम ना करें। उसके साथ जो उनकी अपनी सेल्फ केयर की रूटीन है कि अपने काम जो है जो अपनी डेली रूटीन के काम है वो खुद करना स्टार्ट करें। ये चीजें हम उनके बिहेवियर एक्टिवेशन चार्ट हम जब उनको देते हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं कि आपने दिन में ये आपने टास्क करने और कैसे अपने काम खुद करना शुरू करने हैं। उसमें हम उनको इंडिपेंडेंट करने की तरफ लेके जाते हैं, जो उनको चार्ट दिया जाता है उसके थ्रू कि आप अपने काम खुद करना स्टार्ट करें। बिल्कुल। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में ये भी आता है कि वो कंसिस्टेंट रहें अपने ट्रीटमेंट के साथ। जो उनका ट्रीटमेंट एक चल रहा है वो उसको जो कि मेडिकेशन के थ्रू विद साइकेट्रिक या फॉलो कर। साइकोलॉजिस्ट
अपने उस ट्रीटमेंट को वो कंटिन्यू रखें और अपने आप को जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज करें, ताकि engage रखें। उनकी लाइफस्टाइल जो है वो एक चेंज हो सके, और अपने जो अपना डेली रूटीन या जो अपना सेल्फ केयर है वो भी अपना जो है वो खुद करना स्टार्ट करें। वो सारी चीजें जिसके थ्रू जो है वो लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज किया जा सकता है और सेल्फ केयर किया जा सकता है। और बाइपोलर के पेशेंट जो है अगर इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो वो अपनी कंडीशन को और अपनी जो उनकी सिचुएशन है उसको मैनेज कर सकते बिल्कुल। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, क्या ये 100% क्योरेबल है या मैनेजेबल है? जैसे हम डिप्रेशन का कहते हैं कि दैट इज मैनेजेबल, तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो क्योरेबल है, मतलब 100% के इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि एक और पीपल इसके साथ जो रह रहे होते हैं वो क्या वो भी कर सकते हैं मैनेज, और जो ट्रीट कर रहे हैं वो क्या 100% ट्रीट कर सकते हैं कि सिर्फ मैनेज इसके सिम्टम्स होंगे? अच्छा, इसको मैनेज किया जा सकता है, ये क्योरेबल नहीं है, ओके। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कि ये कहते हैं कि हमें मेडिकेशन दी जाए ताकि हम प्रॉपर ठीक हो सकें। बिल्कुल ठीक हो। कुछ टाइम के लिए इनको ठीक किया जा सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्वेयर हैं तो उनको माइल्ड एंड मॉडरेट की तरफ लेके जा सकते हैं, बट ये है कि बिल्कुल अगर आप कहें कि क्यूरेबल हो जाएगा, उस क्यूरेबल नहीं होता प्रॉपर। ठीक हो। उसमें डिफरेंट थेरेपीज वगैरह देते हैं, इनके एंगर मैनेजमेंट पे काम, वही जैसे मैंने आपको बताया कि एंगर पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर आप कहें कि कभी इनको एंगर इश्यूज नहीं होंगे या ये दोबारा से बिल्कुल नहीं डिप्रेस्ड नहीं होगा। होंगे, तो ऐसा नहीं होता। मैनेज करके उनको उस टाइम पे स्टेबल किया जा सकता है, लेकिन वो दोबारा से सिम्टम्स उनमें रिड्यूस हो सकते हैं। बिल्कुल। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल एक ये है कि जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं कि कुछ लोग पहले से बहुत ज्यादा मेडिसिन में लगे होते हैं, जैसे अगर मैं अपने रिलेटिव का शेयर करूं, तो मेडिसिन में अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मेडिसिन काफी ऐसे ऐसे ले रही हैं, तो फिर उसको थेरेपी की तरफ आना चाहिए, या हम स्टार्ट से ही थेरेपी लें और इस तरह तो फिर फायदा होगा? मेडिकेशन के साथ थेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो थेरेपी है वो आपके एंगर इश्यूज पे वर्क करती है, आपके मेडिकेशन को कम भी कर सकती है। बिल्कुल। और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं, मीन्स के जस्ट लाइक डीप ब्रीथिंग होगी या सीबीटी होगी। वो जिस तरह सीबीटी से आप उनके इंटरनल चीज़ों को हील कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि वो ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो उनके ट्रॉमा को ख़त्म किया जा सकता है ताकि उनकी सिवियरिटी जो है वो कम हो सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से है कि अगर हम सस्पेक्ट करें या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जिनमें हमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और सबसे पहले तो हम कैसे इसको सस्पेक्ट करें कि वो बाइपोलर की तरफ जा रहा है, और अगर हमने सस्पेक्ट किया तो फिर हम क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं? इसमें ये है कि अगर आप किसी अपने इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं कि जिसमें इतने ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं या अग्रेसिव हो रहे हैं, इस तरह की कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आप उनके साइंस को रिकॉग्नाइज करें कि उनमें क्या बिल्कुल। क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद उनको सपोर्ट करें, उनको वैलिडेशन दें, उनको सुने एक्टिवली, उनको जो है वो सुने, उनको सपोर्ट करें विदाउट जजमेंटल हुए कि उनको जज किए कि बिल्कुल। ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, ये इस तरह का क्यों हो गया एकदम से अग्रेसिव, या उनको विदाउट जजमेंटल हुए उनको सुने, उनको सपोर्ट करें बिल्कुल। और उनको अवेयर करें उस चीज को लेके, और उनको इनकरेज करें कि वो किसी प्रोफेशनल के पास जाएं हेल्प के लिए। चाहे बिल्कुल। वो साइकोलॉजी से साइकेट्रिस्ट किसी के पास, दोनों में से जाते हैं, बट उनको आप इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें बिल्कुल। कि वो उस एक फेयर से ऑलरेडी वो एक चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम बिल्कुल। उनमें जो एक चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ साथ जो है वो उनको इमोशनली आप सपोर्ट करें और उनको मोटिवेट करें कि वो एक स्टेप लें, आगे बढ़ें और जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं और अपनी उस चीज को जो है वो उससे रिकवर करें। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि बिल्कुल। उनका प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट के बगैर हम किसी भी पेशेंट को फौरन से बिल्कुल। डायग्नोज नहीं कर सकते कि वो बाइपोलर का तो लोग पेशेंट है। क्राइटेरिया पढ़ के और दूसरी डायग्नोज बात, भी कर लेते हैं एक दूसरे को। क्या? मैं कह रहा हूँ क्राइटेरिया पढ़ के भी जो लोग होते हैं ना एक दूसरे को डायग्नोज कर देते हैं, तो आप बात सही कर रही जी, तो विदाउट टेस्ट जो है वो आप किसी को भी डायग्नोज नहीं कर सकते। विदाउट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप बाइपोलर के हैं। बिल्कुल। पेशेंट हैं। ये जो डायग्नोज है ये जस्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ही आपको दे सकते हैं कि आप बाइपोलर के पेशेंट हैं। बिल्कुल। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जब पेशेंट खुद से ही आके हमें कहते हैं मुझे ये इशू है,
या मुझे ये डिसऑर्डर है, तो फैमिली वो मेंबर्स उनको पहले यहाँ पे होते हम हैं। ये कहेंगे कि बिल्कुल कि आप खुद से उस चीज को ना करें। नॉलेज, आई नो कि अभी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है, बिल्कुल लेकिन उसको खुद से डायग्नोज नहीं करना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल। आप जब तक कोई प्रोफेशनल आपके पास ना, उनके पास ना जाएं और वो प्रॉपर असेसमेंट आपकी ना करें, तब तक जो है वो आप अपने साथ डिसऑर्डर को खुद लेबल मत करें। अच्छा, आप मुझे लास्टली बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी साइकोलॉजिस्ट कैसे असेस करेगा? एक तो क्राइटेरिया की हमने शुरू में बात कर ली। दूसरा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे उसको असेस करेंगे कि उसमें बाइपोलर है या कोई और डिसऑर्डर है? सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी होती है। उसमें देखा जाता है कि पेशेंट की क्या क्या सिवियरिटी है, पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पेशेंट बिल्कुल का मूड स्विंग्स कैसे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। उसके बाद फिर भी हम डायग्नोस नहीं करते। फिर बिल्कुल। भी उसके बाद हम ये टेस्ट बहुत अप्लाई करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि उसमें देखते हैं कि पेशेंट के क्या कंडीशन है और वो उसका क्राइटेरिया क्या आ रहा है, और उसके बाद जाके हम उसको डायग्नोस करते हैं कि वो बाइपोलर का पेशेंट है। ठीक हो। अब लास्टली मेरा ये होगा कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा कर लिए, हमने बहुत अच्छे से डीपली बात कर ली, लोगों को होप फायदा हुआ होगा। लास्टली जो ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या स्पेसिफिकली बाइपोलर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो मेंटल कंडीशन में जो लोग होते हैं और मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, तो लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं और बहुत गलत बिहेव उनके साथ करना स्टार्ट कर देते बिल्कुल हैं, उनको गलत तरीके से टॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन पे गुस्सा होते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हर कोई भी इंसान है वो हर इस ट्रॉमा से हर गुजर इंसान सकता अपनी है। मुश्किलों से गुजर रहा है। जी। तो किसी को भी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और किसी पे भी ये टाइम आ सकता है, तो प्लीज उनको अंडरस्टैंड करें और उनको जो है वो उनके सपोर्ट साथ करें, अच्छे से डील खाना करें। करें। जी। और उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश बिल्कुल मेरा मैसेज ये है कि अगर किसी की फैमिली में किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, या किसी किसी को खुद साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफर कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अ, ये मत सोचे कि हमें क्या किया जाएगा, क्या कहेंगे लोग, हमें किस तरह से जज करेंगे। इस चीज से आई थिंक अब बाहर आना चाहिए कि हमें बिल्कुल साइको कहा जाएगा, या हम क्यों जाएं, क्या हम पागल हैं, या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो इस चीज से प्लीज निकल आए, क्योंकि यही लोग, अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, या आपके जो रिलेटिव्स हैं या बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो वही लोग कल को आपको ज्यादा कहेंगे कि ये तो पागल हैं। तो आप लोगों को मत सोचें और इन स्टिग्मा से, इन फेयर से निकलना है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। बिल्कुल तो अगर आप फिजिकल हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ में कोई किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम फेस करें, कोई इशू फेस करें, अगर आप डिस्टर्ब हैं, तो उसके लिए भी आपको किसी किस्म कोई शर्म या कोई ऐसी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। आपको उसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं। बिल्कुल तो आप दूसरों का मत सोचें, और इन सारे चीजों से बाहर निकल के, अगर आप खुद फेस करें कोई साइकोलॉजिकल इशू, या फैमिली में अगर कोई फेस करे, तो खुद उनको लेके जाएं और सेशंस लें, प्रॉपर डिफरेंट सेशन टेक्निक्स के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू आपको सेशन दिए जाएंगे, काउंसलिंग के थ्रू, और अपनी आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। सो आप इस चीज को, अपनी माइंड को चेंज करें। और बिल्कुल भी आप साइको नहीं होंगे अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, या एक आपको ये भी पागल नहीं कहा मिसकंसेप्शन जाएगा। लोगों में होता है ना, कि मैंने भी बिल्कुल पेशेंट में देखा है कि स्पेशली कोई फैमिली आ रही होती है तो दे आर लाइक के थेरेपी तो सिर्फ बातचीत है, हमसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं और हमें यूजफुल नहीं है। तो वो भी हमें एक अवेयरनेस करनी है कि थेरेपी इज मोर देन दैट। बिल्कुल। मेडिकेशन के थ्रू देखिए, मेडिकेशन जब आपको वक्ती तो आपको दे देंगी, आप हो सकता है कि बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए खाएं, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। बट आप जब सेशन स्किल्स लेते में हैं, आप सीखेंगे। जब आप बिल्कुल जब आप थेरेपीज के थ्रू आप लेते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती है, लेकिन वो उसको आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है। बिल्कुल तो आप जरूर इस चीज को करें, और अपने माइंडसेट को और अपनी इस परसेप्शन को चेंज करें। बिल्कुल और मैं को 50%, अगर मैं मेडिकेशन थेरेपी की बात करूँ तो मैं मेडिकेशन को 50% दूंगी और थेरेपी को भी 50% दूंगी। विदाउट मेडिकेशन भी आप प्रॉपर ठीक नहीं हो सकते और विदाउट थेरेपी भी आप प्रॉपर ठीक नहीं हो सकते। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फिर सिर्फ मेडिसिन पे मेडिकेशन दे रहे जाना होते हैं, चाहते हैं कि हम उनको एकदम लगता है ठीक हो कि जाए।
वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर वो थेरेपी नहीं लेते तो वो कभी भी उनके जो ट्रीटमेंट है वो मैनेजेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हीलिंग भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हीलिंग और स्किल सीखना, और आपको मतलब कि लाइफ अपनी कैसे गुजारनी, क्योंकि आप मेडिसिन तो ले भी लोगे, आपके हाँ, उसमें और सिम्टम्स कम हो कि जाएंगे, पेशेंट के बायोकेमिस्ट्री ठीक हो जाएगी, आपको एज अ हीलिंग नहीं आपकी होगी, आपको पता नहीं होगा कि कैसे आपने बिहेव करना है, कैसे आपने वो स्किल सीखनी है, तो आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा इतनी जल्दी उससे। बाइपोलर के पेशेंट के लिए मेडिकेशन के साथ थेरेपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये मिथ होता है कि जो स्वेयर डिसऑर्डर्स हैं उनको, या कोई डिसऑर्डर भी है तो आप सिर्फ मेडिकेशन से ट्रीट होगे, और वो डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट करेंगे, और साइकोलॉजिस्ट को वैल्यू नहीं करते कि दे आर जितने भी बड़े टॉकिंग या इस मेंटल तरह। हेल्थ इंस्टीट्यूट की बात की जाए, जितने भी बड़े मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर साइकेट्रिस्ट के साथ एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी होता है, और इसीलिए होता है कि अगर साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन की तरफ उसको लेके जा रहा है तो उसकी थेरेपी और बाकी चीजों को भी काउंसिल किया जाए, बिल्कुल। और उसको ट्रीटमेंट। लास्टली एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि मोस्टली पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास आके कह रहे होते हैं कि हमें मेडिसिन दे दें, बिल्कुल, ये मैंने हमें भी फेस मेडिसिन के किया है। साथ हमें ठीक होना है। तो यहाँ पे मैं ये एक डिफरेंस जो है वो क्लियर करना चाहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकेशन नहीं दे सकते, वो डिफरेंट थेरेपीज और टेक्निक्स के थ्रू जो है, और साइकोथेरेपीज बिल्कुल, के थ्रू जो है वो आपको ट्रीट कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। बट जो साइकेट्रिस्ट हैं, क्योंकि वो एमबीबीएस करके आए हुए होते हैं, तो वो मेडिकेशन दे सकते हैं, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो इस जो आते हैं मोस्टली पेशेंट वही आके कह रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल, हमें मेडिकेशन दे। मेडिसिन दे दो। और एक ये भी उनमें मिसकंसेप्शन था जो मैंने देखा कि आते हैं तो जैसे मैंने बात की कि उनको लग रहा था हमसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, या अगर हमको थोड़ी सी कोई सजेशन भी दे रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करो, तो उनको लग रहा होता है कि ये तो सिर्फ ज़बानी बातें हैं, ये तो हमें पता है। या अगर उनको कुछ बताया जाए कि आपने ऐसे बिहेव करना है, सोशलाइज करो, या अपने मरीज के साथ फैमिली मेम्बर्स को हम गाइड करें, तो वो समझ रहे होते हैं कि दवाई हमें मिल नहीं रही, तो ये सिर्फ दे आर टेकिंग आवर हिस्ट्री और हमें थोड़ी बहुत सजेशन दे रहे हैं, और कोई इससे हमें फायदा नहीं हो रहा। तो ये भी एक हमें मिसकंसेप्शन तोड़नी चाहिए कि थेरेपी टाइम लेती है शुरू। बिल्कुल, और अब अगर देखा जाए तो अब काफी हद तक माइंडसेट और ये परसेप्शन चेंज हो रहा है, और अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते भी हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी देते हैं कि जो भी हम उनको बता रहे होते हैं या हम काउंसल कर रहे होते हैं, तो वो उसको फॉलो भी करते हैं और हमें आके बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं। बट उसके साथ साथ अभी भी इस चीज के ऊपर मजीद अवेयरनेस की जरूरत है कि हम जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेके या इस चीज को लेके अगर अवेयरनेस दे सकें कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सेशन जरूर लें, ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज है, टाइम टेकिंग होती बट है, इससे बिल्कुल। ये होगा कि आपको बहुत जो अफेक्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट आपका होगा। बिल्कुल। और मैंने बहुत से बाइपोलर पेशेंट्स को आफ्टर मेडिकेशन जो है वो जब वो थेरेपी लेते हैं, तो मैंने बहुत से पेशेंट्स को ऐसा भी देखा है कि वो बहुत रिकवरी की तरफ चले जाते हैं, और बिल्कुल। शायद जो वो अंदर ही अपने रख रहे होते हैं कि पेरेंट्स ये एक्सटर्नल कर रहे हैं, पेन होती है, हील फैमिली नहीं हो जाते। ये सोसाइटी हमारे साथ ये बिहेव कर रही है। तो जब वो थेरेपी लेते हैं और डिफरेंट चीजों को जब वो उनको थेरेपी वेंट से आउट करते मिलती हैं। हैं, सीबीटी अप्लाई करते हैं जो भी, तो उसके बाद वो काफी रिकवर और पीसफुल फील करते हैं। बिल्कुल, उनका कथासिस भी स्पेशली हो जो जाता है ना, जो उनको कथासिस चीजें उनको तंग कर रही होती हैं, वो उनका कथासिस भी हो जाता है। स्पेशली जो बिल्कुल। बाइपोलर के पेशेंट है जो माइल्ड टू मॉडरेट रेंज के साथ हैं, तो वो मोस्टली कुछ सेशंस में ही जो है वो रिकवर हो जाते हैं, या उनको एक लर्न कर लेते हैं कि कैसे हमने अपने इस कंडीशन और को जो लाइफ है वो हो मैनेज जाती है। करना है, और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जल्दी वापस चले जाते हैं। बट जो सवेरिटी के साथ होते हैं उनका थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगता है विद मेडिकेशन सेशन के थ्रू, बट दोनों जो है वो मैनेज किया जा सकता है। जी, जिस तरह मेरे पेशेंट थे उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज थे, तो उनको सबसे पहले उनकी रीजन देखेगी कि एंगर इशू किस वजह से है, और फिर उनकी एंगर इशू पे ट्रिगर। वर्क किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रिकवर होके जो है वो वार्ड से गए थे। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम टाइम पे इलाज करें और दोनों साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट का मिल के हम कोलैबोरेट करें, तो हमें ज्यादा फायदा होगा निस्बत हम एक के पीछे जाएं, खाली थेरेपी भी ना लें। अगर बंदा सवेरे है तो उसको मेडिकेशन के साइकेट्रिस्ट के पास लेकर एक कोलैबोरेट करके काम करें, फिर ज्यादा हमें फायदा होगा निस्बत हम या सिर्फ साइकेट्रिस्ट के जाते रहें, या सिर्फ हम काउंसलिंग थेरेपी लेते रहें। तो ये आज की हमारी पॉडकास्ट थी बाइपोलर के बारे में। ये हमने टॉपिक चूज भी इसलिए किया था कि ये आजकल कॉमन भी होता जा रहा है, लोगों में इसके बारे में मिथ भी है कि लोग इसको या तो मूड स्विंग समझ लेते हैं, या सिर्फ खाली डिप्रेशन कह देते हैं, या इसको
वैसे ही पागलों की बीमारी कह देते हैं। तो हम ऐसे लेमन टर्म हमें यूज भी नहीं करने चाहिए और एज डायग्नोस भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा मकसद था कि आज दो प्रोफेशनल्स मेरे साथ और भी हों जिनके इस पे ग्रिप है, वो उस पर बात करें। उन्होंने आपको बहुत अच्छी बातचीत की है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन पे, तो आप लोग उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कुछ आपने पूछना हो या सेशन बुक करना हो। तो थैंक यू आप लोगों का, आपने बहुत टाइम निकाला। और टाइम कंज्यूमिंग भी, आई नो पॉडकास्ट होती हैं, आप लोग बिजी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, मुझे भी पता लगी और जो लोग देखेंगे आई गेस उनको भी फायदा होगा और एक उनकी नॉलेज में इजाफा होगा और उनको अवेयरनेस होगी। तो आज की पॉडकास्ट हम इधर ही खत्म करते हैं और अपना थैंक यू कहते हैं अपने जो गेस्ट थे दोनों। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।